22 गोलियों के निशान तो मरने वाले के सीने पे थे, फेस पे थे। और उसके बाद जो वहाँ पे खोल मिले हैं वो 30 से ज़्यादा के खोल वहाँ पुलिस ने बरामद किए हैं, जो एफएसएल की टीम वहाँ पे आई। भाऊ गैंग था और दूसरी तरफ दूसरा गैंग था, और जिस तरीके से सन्नी रिटोलिया जी, जिस तरह से आपस में इनका गैंगवार पुराने समय से चला आ रहा है, और लगातार मर्डर करने के बाद भी लगातार ओपन में फायरिंग की, जो हवा में फायरिंग की, वो दहशत फैलाने के लिए थी। तो वो भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को याद करने लग गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पहला जो कार्यकाल था 5 से लेके 10 तक का 9 तक का, उसको वो याद करने लग गए हैं। बीजेपी सरकार हरियाणा में सेफ है, 48 सीटें हैं, लेकिन क्या लोग सेफ हैं, क्या डॉक्टर सेफ हैं, क्या बिजनेसमैन सेफ है? एक के बाद एक लगातार 60-70 एनकाउंटर्स हुए थे, और ऑपरेशन कलीन के तहत एक ही स्ट्रिक्ट मैसेज सभी गैंगस्टर्स को चला गया था, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। यूथ हम देख रहे हैं, बहुत सारा यूथ ऐसा है, ना तो वो स्कूल में है, ना वो कॉलेज के क्लासरूम में है, ना वो ग्राउंड में है, तो वो है कहाँ? इसको लेके ना तो पेरेंट्स को चिंता है, और पेरेंट्स को चिंता है तो पेरेंट्स की वो मानते नहीं। और रोहतक के अंदर भी एक हॉस्पिटल के सामने दिल्ली बाईपास पर 22 गोलियां मार करके। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और इस खास मुद्दे में हम बात करेंगे पूरे हरियाणा में जिस तरह से आमजन का जीवन जो है वो डर के साए में, और ख़ास करके बिजनेस कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी, क्योंकि जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से ओपन में खुलेआम जिस तरह से गोलियां चल रही हैं। अभी हाल ही में कल शाम को रोहतक के अंदर भी एक हॉस्पिटल के सामने दिल्ली बाईपास पर 22 गोलियां मार करके एक गैंग के मेंबर ने दूसरे को पूरी तरह से पैनिक है। तो ये जो हालात बन गए हैं रोहतक के, इसके कारण राजनीतिक हलचल भी होनी शुरू हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में इसी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उन्होंने बताया कि कैसे संगठित अपराध हरियाणा में अपनी जड़ें जमा चुका है। 2005 से पहले का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2005 से पहले भी प्रदेश में कुछ ऐसे ही हालात थे। फिर इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र भी किया, और अब 2014 के बाद से फिर से प्रदेश में ऐसे हालात हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जब पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तब करीब करीब यही स्थिति हरियाणा के अंदर थी, लेकिन एक के बाद एक लगातार 60-70 एनकाउंटर्स हुए थे, और ऑपरेशन कलीन के तहत एक ही स्ट्रिक्ट मैसेज सभी गैंगस्टर्स को चला गया था, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और काफ़ी समय तक उसका काफ़ी असर भी रहा, लेकिन अब दोबारा से यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सरकार जब कभी बातचीत करते हैं राजनीतिक लोगों से, तो उनका कहना होता है हमारी सरकार सेफ है, लेकिन हमारा सवाल ये है, क्या जनता भी सेफ है? और जो भी बिजनेसमैन है, स्कूल संचालक है, डॉक्टर्स हैं, उनके बीच भी आपस में जब चाय पे चर्चा होती है, कभी लंच डिनर पे बैठते हैं, तो वो भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को याद करने लग गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पहला जो कार्यकाल था 5 से लेके 10 तक का 9 तक का, उसको वो याद करने लग गए हैं। तो भी जी देखो, एक बात होता है, बीजेपी सरकार हरियाणा में सेफ है, 48 सीटें हैं, लेकिन क्या लोग सेफ हैं, क्या डॉक्टर सेफ हैं, क्या बिजनेसमैन सेफ है? जिस तरह से ताबड़तोड़, अब देखिए कल की बात है, और कल नोबल हॉस्पिटल के सामने 16 फरवरी की बात है, ये कह सकते हैं हम। तो नोबल हॉस्पिटल के सामने जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, यानी कि एक तरफ भाऊ गैंग था और दूसरी तरफ दूसरा गैंग था, और जिस तरीके से सन्नी रिटोलिया जी, जिस तरह से आपस में इनका गैंगवार पुराने समय से चला आ रहा है, और लगातार
मर्डर करने के बाद भी लगातार ओपन में फायरिंग की, जो हवा में फायरिंग की, वो दहशत फैलाने के लिए थी। क्योंकि रोहतक में और आसपास के सभी शहरों में एक्सटॉर्शन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। डॉक्टरों से, बिजनेसमैनों से, सबसे रंगदारी मांगी जा रही है। सत सिंह जी, जो 16 फरवरी की शाम को जो वारदात हुई है, ये दिल्ली बाईपास है और 150 मीटर की दूरी पे आईजी ऑफिस है। और जहाँ पे वारदात हुई है, हम वहाँ से कभी हमारा निकलना होता है तो हमें निकलने में वहाँ पे 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। इधर भी हॉस्पिटल, फिर एक रेस्टोरेंट, होटल है, उसके सामने बहुत सारी मेडिकल स्टोर हैं और बहुत सारी दुकानें हैं। मतलब वहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति रहती है। ये जो वारदात है ये शाम को 7 बजे हुई। वहाँ पे इतनी ज़्यादा चहल पहल थी, पीक होता है, इतनी ज़्यादा चहल पहल वहाँ पे थी। लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा आपस में इधर उधर से आ जा रहे थे और वहाँ पे वारदात को अंजाम देना। 22 गोलियों के निशान तो मरने वाले के सीने पे थे, फेस पे थे। और उसके बाद जो वहाँ पे खोल मिले हैं वो 30 से ज़्यादा के खोल वहाँ पुलिस ने बरामद किए हैं, जो एफएसएल की टीम वहाँ पे आई। तो आप ये देखिए कि बदमाश कितने बेखौफ है कि वो ना पुलिस का डर, ना पकड़े जाने का डर, ना आम जनता का डर, कोई डर तो है ही नहीं ना। जबकि उसी के आसपास जो भी हॉस्पिटल है या और कई प्रतिष्ठान है, वहाँ पे कई ऑटोमोबाइल्स की एजेंसियाँ भी है, वहाँ पे पुलिस के जवान 24 घंटे बैठे रहते हैं। पुलिस के जवान जब सामने बैठे होते हैं तो वैसे ही किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका तो साफ संकेत ये है कि बदमाशों को डर पुलिस का नहीं रहा। एक और भी बात है, आज विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज पुलिस ने भी, एसपी साहब ने भी, रोहतक के एसपी साहब ने भी, सुरेंद्र बोरिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सूचना है कि 2 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया। उनसे कुछ वेपन्स भी बरामद किए, जिसमें एक माइनर भी है। अब देखिए ये जो माइनर है, अब आप ये देखिए कि जो गोली चलाने वाले हैं उसमें बहुत सारे माइनर से भी इस तरह का करतूत का अंजाम करवाया जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि उनमें इस उम्र में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और मतलब बहुत ही भयानक तरीके से। मुझे एक वीडियो याद है भिवानी का, जिसमें शायद जो लड़के किसी घर पर किसी को मारने आए थे, वो गोली मारकर और लगातार उन्होंने 20-22 खड़े होकर के फायरिंग किया था वहाँ पर ताबड़तोड़ गेट के ऊपर। एज उनकी 18 से 20 साल। मैं वही कर रहा हूँ ना, माइनर तो उसमें 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। और जिस बेखौफी से उन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश की थी, ये जो नेटवर्क है, ये जितने भी इनके किंग पिन हैं वो बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ पैसों का लालच दे करके उनसे ये काम करवाए जा रहे हैं। पिछले दिनों रोहतक रेंज पुलिस ने भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सभी के अंदर एक बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने तैयार की थी कि ऐसे युवा जिनकी कम उम्र है, जो शायद स्कूल में भी हैं, वो ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। तो बाकायदा उस लिस्ट के माध्यम से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उन आईडीज़ को ट्रैक करते हुए कि कौन है ये। और वो लड़के स्कूल के निकले, कोई 10वीं का है, कोई 11वीं का है, कोई 9वीं का है। तो पुलिस ने वहाँ जाकर काउंसलिंग भी की थी। और इस तरह का प्रयास जो है वो लगातार कंसिस्टेंटली चलाया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा हैं वो इस माया जाल में, और पेरेंट्स को पता ही नहीं। देखो गाँव में मजदूर किसान के बच्चे ही रहते हैं, उनको अपनी रोजी रोटी से फुर्सत ही नहीं है, और उनके बच्चे इस तरह से मतलब किसी भी चाव में गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं, उनको आइडियोलाइज करते हैं, उस ग्लैमर के चाह करके वो करते हैं। तो दिस सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। सत सिंह जी, इसके पीछे ना कारण तो कई है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो एक तो जॉब्स नहीं है। पहली बात तो ये जॉब नहीं है, तो सरकार ने, पेरेंट्स ने, या जो भी हमारे समाज के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही है, देखो उन सब ने मिल के एक ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए संयुक्त रूप से कि जो बच्चे
ये असला हाथ में लेके घूम रहे हैं, मोबाइल हाथ में लेके घूम रहे हैं। एक तो उनके हाथ में जैसे तैसे किताब आए, वो किताब मतलब कि वो पढ़ें। दूसरा, वो ग्राउंड में जाए। अब यूथ हम देख रहे हैं, बहुत सारा यूथ ऐसा है, ना तो वो स्कूल में है, ना वो कॉलेज के क्लासरूम में है, ना वो ग्राउंड में है, तो वो है कहाँ? इसको लेके ना तो पेरेंट्स को चिंता है, और पेरेंट्स को चिंता है तो पेरेंट्स की वो मानते नहीं, उनसे वे ऊपर हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि इस यूथ को सही रास्ते पे लाया कैसे जाए, और फिर जिसको कहते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा कैसे जाए, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। देखिए, ये जेन्युइन बात है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं होने का कारण ये नहीं है कि कोई क्राइम में जाएगा। मैं आपको थोड़ी सिचुएशन समझाता हूँ। आज से 20-30 साल पहले जब हमारे पिताजी और दादाजी की, तो उस समय एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता था? पूरे गांव में कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ होता था, गली मोहल्ले में 2-4-5 तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, मतलब सरकारी नौकरी नहीं थी जो आजकल कहते हैं कि सरकारी नौकरी दिलवाओ, लेकिन उस समय क्राइम तो नहीं था। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जब नया नया पैसा आया, नया ग्लैमर आया, प्रॉपर्टीज बिकने लगी, मोबाइल की दुनिया आ गई और बच्चे विदेश जाने लगे और वहाँ से फोटो वीडियो रील कल्चर आ गया, तो उसने क्या है, उत्तेजनाएं और उनकी इच्छाएं का कोई इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, उस माया जाल में बच्चों को लगता है कि मुझे अभी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ये जो उनका जो पेशेंस जो है ना, पहले क्या होता था हमारे गांव में, अब भाई बड़े बूढ़ों का ना, अपने दादा का ताऊ का होका भरो, उसका बेसिकली ये था, स्मोकिंग से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये था कि आप बड़े बुजुर्गों की संगत में बैठोगे तो आपके अंदर धैर्य भी डेवलप होगा और उनकी एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी बात सुनोगे। आज के दिन जो आपने मेंशन किया कि बच्चे हैं कहाँ, आप गांव में जाओगे तो वहाँ पौड़ियों के अंदर, वहाँ पर बैठकों के अंदर ग्रुप 20-20, 22-22, 25-25, 30-30, 35-35, 50-50 के ग्रुप हैं जो 17-18 साल के बच्चे हैं। बैठकों में नहीं है सत्सिंग जी, वो है या तो किसी एकांत में कोई फार्म हाउस बना रखा है, या किसी ने कोई अलग से कोई कमरा मकान बना रखा है, तो उन्होंने गांव में तो है ही नहीं ना, वो गांव से बाहर है वो ताकि लोगों में अपने जो गांव के बड़े बूढ़े हैं उनकी नजर भी उन पे ना पड़े, क्योंकि आते जाते हमारे लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई, बड़े बूढ़ों की हिम्मत नहीं पड़ती युवा बच्चे को देख करके उसको टोक भी दे, क्योंकि अगर उसने टोक दिया तो वो ठोक देते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आ गई है, तो इसीलिए युवा ना स्कूल में है, ना कॉलेज में है, ना यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये बच्चे कहाँ हैं? ये बच्चे ऐसी जगह पर हैं, और इनको जैसा आपने बहुत राइटली पॉइंटेड किया कि भाई आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी, आप कनेक्ट करेंगे, आप समाज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, और स्पोर्ट्स के अंदर आपके अंदर डिसिप्लिन भी आता है, आपकी एनर्जी भी खर्च होती है सही तरीके से। अब एनर्जी यूथ हैं, आप एनर्जी तो आपके अंदर होगी, अगर आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो फिर इसी तरह से गलत डायरेक्शन में लगेगी। और तो मेन बात जहाँ से हमने शुरू की थी कि अब समय आ गया है कि काउंसलिंग तो हो ही हो, बिना काउंसलिंग के बात नहीं पड़ेगी। आप सभी को गोली नहीं मार सकते, आप किसी की सरकार भी हो, आप कोई भी देश हो, आप सभी युवाओं को कैसे गोली मार सकते हो? सत्सिंह जी, ये जो आपने बताया, जो माइनर बताए, और जो आपने यूथ की हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं, इस यूथ पे ही सब की नज़रें, सब इसी यूथ को कैप्चर करना चाहता है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे सिंगर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, जो कि ये कलाकार फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, या चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो सबकी नज़र को, जो पैसा यूथ को कैप्चर करके, चाहे वो बच्चा कहीं पे जाए, यूथ कहीं किसी भी दिशा में जाए, लेकिन उनको साध के और पैसा कमाना है। आप ये देखिए कि कोई फिल्में बन रही है, आप वेब सीरीज़ आप देखते हैं कभी कभार, मैं भी देखता हूँ, वो कंटेंट कैसा बनता है, मार धाड़, वल्गरिटी, और पता नहीं उसमें क्या क्या होता है। तो जब बच्चा टीवी पे, मोबाइल पे वेब सीरीज़ ऐसी देखेगा तो क्या सीखेगा? फिर आपके सिंगर्स की बात कर लो, वो कैसे गाने लेके आते हैं गन कल्चर वाले,
जो युवाओं को अट्रैक्ट करते हैं, वो फिर अपनी जो इंस्टाग्राम पे रील लगाते हैं, वो वही गाने को उससे अटैच करते हैं, वही गाना उसमें लगाते हैं, फिर वो बनना भी वैसा ही चाहते हैं, उनके सपने भी वैसे ही होते हैं, उनके मन में वो चीज़ें, वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, फिर वो थार और वो असला। आप देखोगे ना कितनी आपकी जो है सोशल मीडिया पे जो यूथ है, उनके हाथ में असले के फ़ोटो मिलेंगे, रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, या फिर उनके सामने एक बहुत ज़्यादा जैसे रिवाल्वर, बंदूक के असले का एक पूरा ज़ख़ीरा सामने रखा होगा, और फिर वहाँ पे 2-4 लड़के जो हैं वो उनके आमने सामने बैठे होंगे, हुक्का पीते हुए होंगे। ऐसी रील कितनी बार अपने सामने आती है? रील क्या, जब आप कोई शादी देख लीजिए गांव वगैरह में होती है, आजकल शादी में इस तरह से गन्स को फ्लॉन्ट करते हैं वो सबके सामने, और जिस तरह से वो नाचते हुए डीजे के ऊपर गोलियां चलाते हैं, खुलेआम चलाते हैं। आजकल तो लगभग ये जो बीमारी है लगभग गांव के हर शादी में पहुंच चुकी। पिछले दिनों तो एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, दोनों लड़का लड़की, वो दोनों प्लेयर थे, उनकी शादी हुई, उन्हीं से ऐसा फायर हो गया, तो उन्होंने ही फायर किया वहां से। तो वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखम देखा आजकल ये बहुत हो गया, और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ आजकल जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया का ज़माना है, जो वो देखते हैं, रात रात भर सोते नहीं है, रील देखते रहते हैं, तो स्क्रॉल करते रहते हैं, तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जो हमारे मन के अंदर होगा ना, वही चीज़ फिर हमारे एक्शंस में होगी। तो अब ना जो हुड्डा साहब ने 2005 के बाद लगातार एनकाउंटर्स करवाए, तो अब समय है जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उन पर एक सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार सेफ है, लेकिन सवाल देखो फिर हम वही है। सत सिंह जी, देखो बीजेपी सरकार में भी हम अकेले तो ऐसा नहीं कह सकते कि हुड्डा की सरकार में जो पहला जो कार्यकाल था 5 से लेकर 9 तक, उस कार्यकाल में आप सही कह रहे हैं, एक बहुत सख्त संदेश बदमाशों को गया था, और बहुत सारे बदमाश उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, या तो वो प्रदेश से बाहर चले गए थे, उनमें से कुछ ऐसे गैंगस्टर थे जो उस टाइम पे पीक पे थे, वो बाद में सामाजिक जीवन में अपने आप को उन्होंने ढाल लिया। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, पूरे हरियाणा में आप सर्च करोगे कि वो उस टाइम पे उन्होंने ये अपराध की दुनिया को में थे, और उसके बाद वे सामाजिक जीवन में आए, और वो अब सार्वजनिक जीवन जी भी रहे हैं लोगों के। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, जो अक्सर हमें लोग बताते हैं जिनको धमकियाँ मिली हुई है, कि पुलिस हमें सजेस्ट करती है कि आप एफआईआर दर्ज ना करवाएं, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पुलिस तैयार है, प्रोवाइड करवाती भी है, और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेती है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे मना करती है कि एफआईआर ना दर्ज करवाइए। क्योंकि इसमें एक टेक्निकल रीज़न ये है कि जो लोग इनको ऑर्डर देते हैं युवाओं को, वो लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए, ऐसे देश में बैठे हुए हैं जहां इंडिया का उनसे कोई भी एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी नहीं है, जहां पर इंटरपोल की रीच भी नहीं है, वो इनपुट शेयर नहीं करते हैं। तो और वो जितने भी व्हाट्सएप कॉल आते हैं ये वहीं से ऑपरेट होते हैं। तो आजकल डॉक्टर्स को जब कभी भी व्हाट्सएप कॉल बजता है, एक डर सा होता है कि पता नहीं किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की कोई कॉल ना हो। बहुत सारे डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और स्कूल संचालक भी, तो अब तो वो भी निशाने पे है, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पिक करना ही बंद कर दिया, व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया है। वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ही नहीं चलाते। अब नायब सिंह सैनी की सरकार भी हम बात करें तो नायब सिंह सैनी की सरकार जब से, पहले तो जैसे मनोहर लाल 9-9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद आप देख रहे हो लगातार बदमाशों का इनकाउंटर तो पुलिस कर रही है, मतलब आप देखोगे लगातार होने लग रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में गोली पुलिस की लगती है। उससे मैसेज तो जा रहा है, उससे एक जो बदमाश है वो फिजिकली तो कंडम जैसे हम उसको कहते हैं वो हो रहा है, लेकिन उसका जो एक बड़ा संदेश जो देना चाहिए बदमाशों को वो अभी तक नहीं गया। अन्यथा इतनी हिमाकत कोई बदमाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुलिस ऐसा कहते हैं कि पुलिस जब अपने पे आती है
तो उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। बदमाश मीन्स जो- सख्त संदेश जी, जो है पुलिस आपने दे जो सकती कहा ना है। पुलिस मतलब किस तरह से पैर में गोली मार रही है, कई बार जोश में आके, जैसे झज्जर में हुआ, झज्जर में एक जो है बीजेपी के नेता है, उनके भाई को ही जो है ना पैर में पुलिस ने गोली मार दी। रात को जो एक एपिसोड हुआ था, काफ़ी चर्चा भी डिगल के गांव के। तो पुलिस को ध्यान ये रखना है कि आपको एक्शन तो लेना है, लेकिन ये इंश्योर किया जाए कि ये क्रिमिनल है, वांटेड क्रिमिनल है, इसका रिकॉर्ड ऐसा है। वहीं पर जोश में किसी को भी जोश तो रख दिखाना है पुलिस ने, लेकिन होश नहीं खोना है। होश नहीं खोना है। तो अब तो अक्सर हम जहाँ पे होते हैं तो अक्सर लोग बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन 2005 में थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई और उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया, एक के बाद एक जिस तरह से एनकाउंटर्स किए और गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हरियाणा के अंदर 60 से 70 गैंग्स ऑपरेट करते हैं, तो बीजेपी सरकार ये बताए कि इसके लिए वो क्या कर रही है। और उन्होंने हरियाणा विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की चेतावनी भी दी है कि बीजेपी सरकार इस पे कुछ एक्शन उठाए। विधानसभा में इसका जवाब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिनके 37 विधायक हैं वो सरकार से मांगेगी। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट होती है ना सत्सिंह जी, एक डाटा जो होता है उसमें ये मेंशन नहीं होता कि किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में कितने एनकाउंटर हुए। अगर वो एनसीआरबी की रिपोर्ट में होता तो ये भी पता चल जाता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 10 साल में कितने बदमाशों का एनकाउंटर हुआ और बीजेपी की जो 11 साल की जो सरकार अब हो चुकी है उसमें कितने बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। क्योंकि ये डाटा जो है ना पुलिस की जो किसी भी एजेंसी के पास रिपोर्ट्स में नहीं होता, नहीं तो ये भी सामने आ जाता अभी। तो कहने का मतलब है साथियों, आप हमें ये बताइए कि क्या जो मुद्दा आज हमने उठाया है कि किस तरह से जो कोई भी अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा उसका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, स्कूल संचालक है, उसको आज की शराब कारोबारी भी, जो कि उनसे तो वैसे ही लोग डरते थे, लेकिन अब शराब कारोबारी भी डरते हैं। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि हरियाणा का जो ये माहौल है ये कैसे ठीक हो सकता है। आपके पास इसको लेकर के क्या इनपुट है वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए जिससे शांति कायम हो सके, सुरक्षा की भावना रिस्टोर हो सके, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। क्राइम को लेकर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा, इन 20 सालों में आप कौन सी सरकार को क्राइम कंट्रोल में अच्छा मानते हैं, ये भी आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।